गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बीपीएससी पीटी की तैयारी करने वाले बच्चे, एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी पीटी, वेदर इट इज 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम और 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम, हम लोग करंट अफेयर्स यानी टेक्स्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 11 अब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हरियाणा के एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी पे है। हरियाणा का एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन नीति 2022 का है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हरियाणा एक अग्रसर राज्य है। इट इज़ यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। और 2021 तक हरियाणा के जो टोटल पॉपुलेशन था, कुल जनसंख्या था, वो करीब 28 मिलियन 28 मिलियन लोगों की थी। क्या हुआ कि 6 मई 2022 को 6 मई 2022 को हरियाणा गवर्नमेंट का कैबिनेट, हरियाणा मंत्रालय का कैबिनेट हरियाणा के एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन नीति 2022 का अनुमोदन किया। मीन्स हरियाणा कैबिनेट it gave the permission for Haryana's aerospace and defense policy 2022, means it got approved। अब है क्या? ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट wants कि हरियाणा as a state should develop as a center for aerospace and defense manufacturing। हरियाणा सरकार का ये मानना है, सोचना है कि संसाधन के आधार पे और जो हरियाणा राज्य का इतिहास रहा है उसके आधार पे हरियाणा को एक अग्रणी एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। और हरियाणा सरकार ये सोच रही है कि ये जो एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन नीति है, डिफेंस पॉलिसी जो कैबिनेट अप्रूव की है, उसे अगले 5 वर्ष में $1 बिलियन आने की उम्मीद है। इतना इन्वेस्टमेंट मीन हरियाणा गवर्नमेंट इज थिंकिंग दैट बिकॉज ऑफ द एयरोस्पेस पॉलिसी हरियाणा विल अट्रैक्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड $1 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 years। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि 25,000 रोजगार सृजन होगा। means 25,000 job opportunities will be created in the state। हरियाणा गवर्नमेंट जो कोविड के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, वर्ल्ड इकोनॉमी में चेंजेस आया पोस्ट कोविड फेज, तो उस अवसर को, अपॉर्चुनिटी को हरियाणा गवर्नमेंट जो है कैपिटलाइज करना चाहती है, ताकि हरियाणा एज अ स्टेट शुड डेवलप एज अ सेंटर फॉर एयरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। और इसी के कारण हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन नीति 2022 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सो वी हैव टू मार्क दैट इज रॉन्ग। 6 मई 2022 को हरियाणा मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी प्रदान की थी, ये सही है। इस नीति का उद्देश्य आगामी 5 वर्षों में $1 बिलियन का निवेश आकर्षित करना तथा लगभग 25,000 लोगों के लिए रोजगार का अवसर सृजित करना है, ये भी सही है। नीति में ऑटो घटक, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में राज्य की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। कहने का मतलब है हरियाणा गवर्नमेंट, जो हरियाणा सरकार देख रही है कि ऑलरेडी हरियाणा इज टुवर्ड्स बिकमिंग अ हब फॉर ऑटो कंपोनेंट्स। गुड़गांव में मारुति का फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो जो शक्ति है, जो संसाधन है, उसको क्यों ना कैपिटलाइज किया जाए? तो सी ऑप्शन भी सही है। नीति के तहत राज्य में अनुसंधान और नवाचार को सुविधाजनक बनाने हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के साथ पंजीकृत इकाइयों को परियोजना लागत के 25% की दर से वित्तीय सहायता अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक प्रदान की जाएगी। नहीं, नीति के तहत अनुसंधान होगा, रिसर्च होगा, इनोवेशन भी होगा, लेकिन ऐसा कोई भी वित्तीय सहायता की बात
नहीं की गई है। तो 11 का सही ऑप्शन है, जो गलत है वो है डी, बाकी ए, बी और सी सही है। चलिए इंग्लिश में देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द ऑप्शन रिगार्डिंग हरियाणा एयरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022? ऑन 6th May 2022 द हरियाणा कैबिनेट अप्रूव्ड दिस पॉलिसी, ये सही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 बिलियन, वेरी सही, एंड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अबाउट 25,000 पीपल, ये भी सही है। द पॉलिसी envisages are harnessing the inherent power of the state in the auto components and automobile sector, ये भी आपका सही है। डी इज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि डी में ये बात की गई है कि इनोवेशन एंड रिसर्च करेगी। ऑब्वियसली विदाउट इनोवेशन एंड रिसर्च यू कैन नॉट बी अ हब फॉर समथिंग, बट देयर इज नथिंग एट हरियाणा गवर्नमेंट इज गोइंग टू ऑफर सब्सिडी इन सच एंड सच थिंग्स, नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो डी इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। ए, बी, सी, डी आर, ए, बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। सो एज पर the question 11D is the right answer। जैसा कि हम लोग बात किए थे बच्चों, 6 मई 2022 को नया जो नीति है, न्यू पॉलिसी है हरियाणा एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन नीति, ये मंजूरी प्रदान की गई है। इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन सोच रहे हैं। अवसर जो है कि 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा सरकार ये भी देख रही है कि क्यों नहीं हरियाणा गवर्नमेंट को हरियाणा स्टेट को ऑटोमोबाइल के विनिर्माण क्षेत्र का हब बना दिया जाए, सेंटर बना दिया जाए। तो हरियाणा गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉन्टेम्पलेटिंग कि बिकॉज ऑफ इट्स रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, हरियाणा एज अ स्टेट कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इजिली इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर ऑटो कंपोनेंट्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। इसके लिए हरियाणा सरकार जो है वो रिसर्च, इनोवेशन, अनुसंधान, नवाचार पे वो जोर दे रही है, और ऐसा मानना है कि भविष्य में हरियाणा गवर्नमेंट जो है एरोस्पेस एवं रक्षा विश्वविद्यालय मीन्स एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिवर्सिटी भी खोले, फ्लाइंग स्कूल भी खोले। तो इस तरह का नए चीज़ जो है हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 12। In April, between 24th and 25th April 2022, 24 और 25 अप्रैल 2022 को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डोर भारत की यात्रा पर थी। मीन्स ऑन 24th and 25th April, उर्सुला वॉन डोर was on her first official visit to India। Means it was her first visit to India after assuming the presidentship of European Commission। भारत में वो रायसीना डायलॉग की चीफ गेस्ट के रूप में आई थी, जिसका हम लोग रायसीना डायलॉग पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और भारत में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई, और भी राजनयिक डिप्लोमैट्स से उनकी मुलाकात हुई। हमारे प्रधानमंत्री और उर्सुला वॉन डोर के बीच में मुक्त व्यापार समझौता पे बात हुई, ओपन ट्रेड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पे बात हुई, निवेश समझौता पे बात हुई। खास करके हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के मुद्दे पे बातचीत हुई कि कैसे भारत और यूरोपीय संघ, हाउ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कैन वर्क टुगेदर and where are the fields over which their trade and cooperation should exist। खास करके जलवायु पे काफ़ी विशेष चर्चा हुई, यूक्रेन संकट पे चर्चा हुई, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मुद्दे पे उर्सुला वॉन डोर और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बात हुई। अब चलिए इसी पे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 24 और 25 अप्रैल 2022 के मध्य यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहीं। वर्तमान में कौन
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं? तो आंसर है उर्सुला वॉन डे। बिटवीन 24th and 25th April 2022, the President of the European Commission was on an official visit to India. Who is the current President of the European Commission? Ursula von der Leyen. So the correct answer for question number 12 is A. Ursula von der Leyen भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर रहीं। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष रूप में उनकी पहली भारत यात्रा थी। 25 अप्रैल को रायसीना डायलॉग 2022 आयोजित हुआ था। इस रायसीना डायलॉग पे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो रायसीना डायलॉग में बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल हुई और अपने यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका बायलैटरल कन्वर्सेशन हुआ, द्विपक्षीय वार्ता हुई। मुक्त व्यापार समझौता, ओपन ट्रेड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, निवेश समझौते पे बात हुई। हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पे बात हुई। क्लाइमेट क्राइसिस पे बात हुई, जलवायु संबंधी विभिन्न मुद्दों पे बात हुई। यूक्रेन की स्थिति पे बात हुई और भारत प्रशांत क्षेत्र से संबंधित विविध घटनाक्रमों पर बात हुई। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 13, 17 से 24 अप्रैल के बीच, बिटवीन 17th to 24th अप्रैल, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस प्रविंद कुमार जगन्नाथ वॉज ऑन टूर इन इंडिया। प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत की यात्रा पर रहे। महत्वपूर्ण यह है कि वो जब जामनगर जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास समारोह में भाग लिए। He participated in the inauguration ceremony of WHO's Global Center for Traditional Medicine और वो जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश की भी यात्रा पर रहे। गौरतलब ये है कि भारत और मॉरिशस का जो रिश्ता है वो 1948 से है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर रहे। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 14 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत की यात्रा पर रहे। यह सही है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जामनगर यानी गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के शिलान्यास समारोह में भाग लिया। यह भी सही है। इस दौरान उन्होंने वाराणसी उत्तर प्रदेश का भी दौरा किया। यह भी सही है। तो सही ऑप्शन है आपका डी, उपयुक्त सभी। चलिए अब हम लोग इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस वॉज ऑन अ विजिट टू इंडिया। विथ रेफरेंस टू दिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Prime Minister of Mauritius, Pravind Kumar Jagannath, was on a visit to India between April 17 to 24, 2022. During this visit, he participated in the foundation stone laying ceremony of WHO Global Center for Traditional Medicine in Jamnagar. This is also correct. And during this period, he also visited Varanasi in UP. So the correct option is D, all the above. अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नोट कीजिए। एक तो 17 से 24 अप्रैल के बीच में ऑन इन्विटेशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत आए। ठीक है, उनके साथ उनका डेलीगेशन भी आया। भारत और मॉरिशस के बीच जो हमारा रिलेशनशिप है, राजनीतिक रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप है,
वो 1948 से ही है, 1948 से ही है। दोनों देश के बीच में हिस्टोरिकल टाइज है, ऐतिहासिक संबंध है, कल्चरल टाइज है, सांस्कृतिक संबंध है, और हेरिटेज विरासत में भी बहुत कुछ हम लोग को दोनों देशों से मिला है। वो 19 अप्रैल को जामनगर गए, जहाँ पे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के शिलान्यास समारोह में वो भाग लिए। चलिए आगे की हम लोग डिस्कशन देखते हैं। गांधीनगर में वो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट में भी भाग लिया। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। फिर यूपी का भी उनका दौरा हुआ, वाराणसी का दौरा हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके नोट्स में रहना चाहिए कि मॉरिशस इज इंडियाज लार्जेस्ट पार्टनर कंट्री। भारत मॉरिशस का सबसे बड़ा साझेदार रहा है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ईयर 2007, वर्ष 2007 से, फ्रॉम द ईयर 2007, इंडिया का जहां तक सवाल है तो इंडिया का गुड्स एंड सर्विसेज का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन पॉइंट आपका मॉरिशस रहा है। मतलब मॉरिशस जो है भारत के माल और सेवाओं का सबसे बड़ा जो है निर्यातक रहा है। और मेनली जो इंडिया से आपका मॉरिशस में एक्सपोर्ट होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। मेनली जो आपका एक्सपोर्ट होता है वो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। चलिए इसके साथ ही अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, रायसीना डायलॉग। क्वेश्चन नंबर 15, रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग का अर्थात क्या है, क्या है इसका मकसद, जरा इस पे हम लोग जरा इस स्क्रीन पे गौर करेंगे तब हम लोग को मालूम चलेगा। काला प्रचात भूतानी, काला संघर्ते प्रजा, काला शुक्तेषु जागृति, कालो ही दुर्तिक्रम। कहने का मतलब है कि जब सब कोई सो जाते हैं तो समय जागृत होता है। टाइम, समय चलता आ रहा है। आज आपके प्लैनेट पे, आज पृथ्वी पे कभी कोविड-19 हो रहा है, कभी पैंडेमिक हो रहा है, कभी अफगानिस्तान में त्राहिमाम हो रहा है, कभी यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है, और एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी की, और दूसरी तरफ साइबर अटैक हो रहे हैं, आतंकवाद घटना घट रही हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह लोग असाइलम ले रहे हैं, लोग शांति मांग रहे हैं, और आज हम लोग बात कर रहे हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की। समय बहुत ही मूल्यवान है। टाइम इज प्रीशियस। और ऐसे स्थिति में हम लोगों को विश्व के सारे राजनेता को मिलकर, वर्ल्ड के सारे लीडर्स को मिलकर शांति बहाल करना होगा, ताकि कोविड जैसा बायो अटैक ना हो, साइबर अटैक ना हो, टेररिस्ट अटैक ना हो, आपका अफगानिस्तान में क्राइसिस ना हो, यूक्रेन और रशिया में क्राइसिस ना हो। और इसके लिए हम साधारण लोग को उठना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम साधारण लोग जो कि पीस मांगते हैं, शांति मांगते हैं, जो चाहते हैं कि पृथ्वी एक खुशहाल जगह हो, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से लेके कोविड तक, टेररिस्ट अटैक से लेके साइबर अटैक तक सब कुछ इस पृथ्वी पे घट रही है। वी वॉन्ट पीस, वी आर लूजिंग आवर पेशेंस। और इसीलिए रायसीना डायलॉग आयोजित किया जाता है। रायसीना डायलॉग जो कि 2016 से भारत का प्रमुख
सम्मेलन रहा है। भारत का प्रमुख सम्मेलन भू राजनीति पे, जियो पॉलिटी पे, भारत का मेजर इवेंट भू अर्थशास्त्र पे, जियो इकोनॉमी पे। यही है रायसीना डायलॉग का ऑब्जेक्टिव कि विश्व में शांति बनाए रखा जाए और सबको ही हम लोग मिलकर विश्व शांति की बात करें, वर्ल्ड पीस की बात करें और इस पृथ्वी को खुशहाल देश बनाया जाए। सो लेट्स वर्क टुगेदर। ऑर्डिनरी पीपल who had patience, they have lost their patience now. Series of incidents, series of pandemic that is happening, we have lost our patience. So terra nova, impassioned, imperiled, and this is the objective of Raisina Dialogue 2022. चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रायसीना डायलॉग 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य इसके 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ये भी सही है। और ये वर्ष 2016 से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है डी। चलिए अब हम लोग इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। विथ रेफरेंस टू रायसीना डायलॉग 2022 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वॉज हेल्ड बिटवीन 25 to 27 अप्रैल 2022 and its 7th edition was organized in New Delhi. Correct. It was organized jointly by the Ministry of External Affairs and Observer Research Foundation. Correct. It is being organized every year from the year 2016. So correct answer is D, all the above. अब हम लोग इस पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं और आप लोग जो है पॉइंट बना लीजिए। रायसीना डायलॉग जो 2022 इसका 7वां संस्करण आयोजन किया गया नई दिल्ली में। द 7th edition of रायसीना डायलॉग 2022 was held in New Delhi. विषय क्या था? What was the subject? The subject was terra nova, impassioned, impatient and imperiled. ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इट इज अ मेजर कॉन्फ्रेंस ऑफ आवर कंट्री इंडिया एंड इट इज बेस्ड ऑन जियो पॉलिटी एंड जियो इकोनॉमी, वर्ल्ड पॉलिटी, यानी भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर यह भारत का प्रमुख सम्मेलन है। एंड इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 2016। 2016 से प्रति वर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इंग्लिश मीडियम के बच्चों, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से यह आयोजित किया गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में उर्सुला वॉन डेर लेयन के बारे में चर्चा किए थे, जो कि यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष हैं। तो रायसीना डायलॉग का जो इनॉग्रेशन सेशन था, उद्घाटन जो सत्र था, उसमें उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। इस डायलॉग में 90 से अधिक देश और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, 200 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट किए थे। स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्डट, कनाडा के एक्स प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर, मालदीव्स के एक्स प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंथनी एबॉट, ये लोग शामिल हुए थे। अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, गुयाना, नाइजीरिया, नॉर्वे, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मेडागास्कर, नीदरलैंड्स, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल
और स्लोवेनिया के विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इस डायलॉग में पार्टिसिपेट किए थे। और रायसीना डायलॉग 2022 का जो साइड इवेंट होता है ये बर्लिन यानी जर्मनी में और वॉशिंगटन डीसी में किया गया। चलिए इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदाता के सहयोग से पहले फिनटेक ओपन हैकाथॉन की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो आंसर इज फोन पे। नीति आयोग हैज अनाउंस्ड टू होस्ट द फर्स्ट फिनटेक ओपन हैकाथॉन in association with which of the following digital payment service provider? The answer is फोन पे। 16 का सही आंसर है बी, फोन पे। चलिए जरा हम लोग इसको भी देख लें। मेजबान हु इज द होस्ट? नीति आयोग। ये क्या कर रहे हैं कि फोन पे के सहयोग से क्या कर रहे हैं? फिनटेक ओपन टू ऑल हैकाथॉन कर रहे हैं, है ना। इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है और जो विजेता हैं उनको 5 लाख रुपए नगद मिलेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में तुरंत आपको मिलेगा वो आप टेस्ट 17 टू टेस्ट 25 हम लोग डिस्कस करेंगे।